हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज 23 नवंबर 2024 है और उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हुआ था 20 नवंबर को, उनके परिणाम आज घोषित हो गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड विधानसभा के चुनाव परिणाम भी घोषित हुए हैं। दोस्तों, जो एक कॉमन सी बात दिख रही है कि जहां संविधान के नाम पर लड़ा गया लोकसभा चुनाव विपक्ष को जितवाया था, वहीं जातीय ध्रुवीकरण के लिए जो पीडीए का नारा दिया गया उसने इस चुनाव को डुबाया है, यानी चुनाव में विपक्ष को डुबाया है। दो और चौंकाने वाले तथ्य दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम कुंदरकी विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत को देखें, दोस्तों वहां 60% मुस्लिम मतदाता हैं और वहां से भाजपा प्रत्याशी जो एकमात्र हिंदू प्रत्याशी थे, वहां 11 प्रत्याशियों में से 10 मुस्लिम प्रत्याशी थे। उन्होंने 1,38,000 से जीत दर्ज की है। सारे मुस्लिम प्रत्याशी कुल मिलाकर महज 40,000 वोट पाए हैं। तो ऐसा क्या हो गया? इसी तरह से कानपुर में जो सीसामऊ विधानसभा है, वहां सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी चुनाव जीती हैं। भले ही नसीम सोलंकी महज 8,000 वोटों से चुनाव जीती हैं, लेकिन ठाकुर रामवीर सिंह और नसीमा सोलंकी, इन दोनों में एक समानता देखने को मिली थी चुनाव प्रचार में। जहां कुंदरकी विधानसभा पर भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह मुसलमानों के बीच में जाकर खाते पीते उठते बैठते देखे गए थे, उनको अपना कहते देखे गए थे, वहीं सीसामऊ विधानसभा से सपा की प्रत्याशी नसीमा सोलंकी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते देखी गई। दोस्तों, मेरे लिए निजी तौर पर ये बड़ी अच्छी बातें हैं। अमन पसंद व्यक्ति होने के नाते मैं चाहता हूं कि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ें। यद्यपि कि नसीमा सोलंकी की बड़ी आलोचना किया था कई एक मौलवियों ने, लेकिन मुझे लगता है कि वह समझदार हैं। वो ये समझ रही थी कि नफरत एक सीमा से आगे नहीं फैलने देनी चाहिए और लोकतंत्र में जनता इसको नकार रही है। शायद इसलिए वो चुनाव जीत गई। दूसरी तरफ ठाकुर रामवीर सिंह, वो न केवल मुसलमानों के बीच जाते थे, बल्कि वहां जो सपा प्रत्याशी थे वो तुर्क बिरादरी के थे और तुर्क के मामले में जैसा कि कहा जा रहा है कि उनका संबंध तुर्की से है, जबकि जो दूसरे मुसलमान हैं वहां जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने हैं। तो इन दोनों के बीच में आपस में जब प्रतिनिधित्व की बात आई, तो जैसा कि कुछ रिपोर्टर कह रहे हैं, मैं वहां गया नहीं हूं, कि भारत के जो लोग कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने हैं वे आसानी से भाजपा की तरफ गए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 2 बातें कही जाएंगी। पहली बात तो यह कही जाएगी कि क्योंकि यहां बीजेपी मोदी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रही थी, अकेले योगी के नेतृत्व में लड़ रही थी, इस नाते निर्वाचन आयोग उस तरह से साथ दिया होगा, यह तो संभावना नहीं की जा सकती जैसे वहां साथ देता है जहां मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। यह एक कयास है, लेकिन यह कयास निकाली जाती है जो यहां उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में लागू नहीं होगी। दूसरी बात कि अगर मुसलमानों को हमने देखा उनके आईडी चेक करते हुए भगाए गए, उनको कहीं खदेड़ा गया, लेकिन इतना सब के बावजूद भी कुंदरकी में इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीत जाना यह कैसे संभव हुआ? एक तीसरी बात भी मैं देख रहा हूं कि जब से पीडीए का नारा आया है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जब पीडीए के बारे में बोलता हूं, खासकर जब सवर्णों के खिलाफ नफरतकारी भाषण दिए जाते हैं समाजवादी चिंतकों के द्वारा, कहने को तो समाजवादी हैं, अब तो हद हो गई, संविधान सभा को भी जात के आधार पर बांट दिया, वो भी गलत झूठ सही बता दिया कि पीडीए के फार्मूले पर संविधान सभा बनी है। तो मैं जितने दलित समुदाय के लोगों से बात कर रहा हूं, मैं यह देखता हूं कि उनको सपा के इस रूप से दिक्कत है। यही समाजवादी पार्टी जब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ संविधान संरक्षण की मुहिम में
आगे बढ़कर चुनाव लड़ रही थी, तो दलित समाज के तमाम वे लोग जो वामसेफ के समर्थक रहे हैं या जो बसपा के पक्के वोटर रहे हैं, उन लोगों ने भी इंडिया गठबंधन के नाते समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन इस उपचुनाव में अखिलेश यादव जी ने दो गलतियां की हैं। पहली गलती तो यह है कि इंडिया गठबंधन के नाम पर चुनाव न लड़ करके इन्होंने अकेले सपा के नाम पर लड़ दिया। और दूसरी गलती यह कि सपा में भी संविधान के नाम पर नहीं, पीडीए के नाम पर लड़ा गया। हद तो यह हो गई कि जब लक्ष्मण यादव भाषण देते हैं सपा के मंच से, तो पीडीए को बड़ा करके संविधान को छोटा कर देते हैं। लक्ष्मण यादव कुछ उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लाम को पाकिस्तान में अड़सा दिया था। दोस्तों, इस्लाम बड़ा है कि पाकिस्तान? पाकिस्तान जैसे न जाने कितने मुल्कों में इस्लाम फैला है, लेकिन उनको एक इस्लामिक देश चाहिए था, तभी इस्लाम बच पाता, चल पाता। इस नाते उन्होंने पाकिस्तान में इस्लाम को अड़सा दिया। ठीक वैसे ही लक्ष्मण यादव पीडीए के फार्मूले पर संविधान सभा बनी थी, यह कह करके बाबा साहब और नेहरू और पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पट्टाभी सीतारमैया, सरोजनी नायडू, न जाने कितने हम सबके महापूर्वजों के मानसिकता पर सवाल खड़ा कर दिया, जिससे कि इनको वोट मिल सके। दरअसल समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थक यह बात भूल रहे हैं कि चाहे वो ब्राह्मणों के द्वारा सताए जाने की कितना भी गाना गा लें, कितना भी रोना रो लें, वास्तविक धरती पर कहीं कोई ये नहीं मानेगा कि यादव समाज को ब्राह्मणों ने सताया होगा। कभी नहीं कोई मानेगा। और जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन की ही खबर देख लीजिए। करहल में एक दलित बेटी को उठा लिया गया है, 12 बजे से 3 बजे के बीच में उसकी हत्या की गई है घर के अंदर गला दबा करके, और फिर उसकी लाश को बोरे पर भरकर प्रशांत यादव नाम का एक युवक ले जा रहा था फेंकने, पकड़ा गया। अखबार में छपा हुआ है। एक बार मेरे मन में आया कि इस पर वीडियो बनाते हुए मैं पूछूं कि क्या इसके लिए पूरे यादव समाज को दोषी मान लिया जाए। मैं तो नहीं मानता, मैं कदापि नहीं मानता। लेकिन जब आप दूसरे का दोष गिनाते हैं तो आपकी गलतियां भी बहुत तेजी से चर्चा में आएंगी। आज समाजवादी पार्टी के चैनल से बार बार ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि यहां पुलिस खदेड़ रही है, वहां पुलिस खदेड़ रही है। बात एकदम सही है, आरोप एकदम जायज हैं और हम इन आरोपों के साथ हैं। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी यह कहने लायक है कि जब वो सत्ता में होती है तो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव सामान्य तरीके से होते हैं, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव निष्पक्ष होते हैं? तो जब भाजपा के इन कुकृत्यों पर सपा आरोप लगाएगी तो समाज नहीं स्वीकार करेगा। सपा को यह बात समझ नहीं होगी। अखिलेश यादव जी की कुछ यूएसपी बनी थी, जो उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था, जो उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी, जो उन्होंने मेट्रो बनाया था लखनऊ में, सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया था। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी का यूज किया था शिक्षा जगत में और अन्य विकास के कार्य में, इसलिए उनकी एक पूंजी थी। चुनाव हार जाना जीत जाना एक अलग बात है दोस्तों। और उसी पूंजी के साथ जब वो 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान के साथ खड़े दिखे तो लोगों को भरोसा हो गया कि यह आदमी सपा के उस परंपरागत विचारधारा से थोड़ा हटकर है, जहां कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, उससे थोड़ा हटकर है। जी हां, लक्ष्मण यादव जी से पूछा जाएगा कि यह कथन भी लोहिया जी के विचार से मेल खाता है, या यह भी पूछा जाएगा लक्ष्मण यादव जी से कि ये लड़के हैं, गलती हो जाती है, क्या बाबा साहब के महिलाओं के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए किए गए प्रयासों से मेल खाते हैं कि बेमेल हैं? बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जिन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में रिकॉर्ड तोड़ नकल हुई, उन मुख्यमंत्रियों को अपना पूर्वज बता करके, उनको अपना नेता बता करके आप वर्तमान में अंबेडकर जी के साथ उनको खड़ा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो फिर पूछा जाएगा कि शेरनी का दूध जो पिएगा दहाड़ेगा, तो नकल से पिएगा क्या? इसलिए अभी भी वक्त है, विपक्ष की एकता की जरूरत है। घमंड से दूर आइए। और राहुल गांधी को भी इस चुनाव के जरिए एक सलाह है कि जैसे गोदी मीडिया
मोदी की कमियां छुपाता है और उनके एजेंडे को आगे बढ़ाता है। ठीक उसी तरह से बहुत सारे यूट्यूबर रात दिन केवल वो मोदी को हारता ही दिखाते हैं। हारने की कामना करें, वो नागरिक है, कर सकते हैं, लेकिन जब आप हारते हुए दिखाते हैं तो फिर जिम्मेदारी भी लीजिए कि वो जीत कैसे गए। आप बाद में ठिकरा फोड़ते हैं ईवीएम पर। दोस्तों, मैं खुद ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाने वालों के साथ था। मैं बहुत दूर तक कई बार आंदोलनों में गया हूं, लेकिन मैंने देखा कि केवल चुनाव हारने के बाद ही ईवीएम का रोना रोया जाता है। भाई, लोकसभा चुनाव के बाद से आज तक आपको ईवीएम पर आंदोलन करने से कौन रोका हुआ है? और ईवीएम का आंदोलन विपक्षी पार्टियां करेंगी, जनता नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अगर जनता ईवीएम का आंदोलन करेगी और आंदोलन चल रहा है, इसी बीच कहीं चुनाव होगा ईवीएम से, वहां ये पार्टियां शामिल हो जाएंगी, तो हम आप आंदोलन करके क्या कर लेंगे? तो कहीं भी ये लोग ईवीएम पर कुछ करते नहीं दिखते हैं। राहुल गांधी भी जो नफरत के खिलाफ जो दुकान चला रहे हैं मोहब्बत की, वो केवल एक तरह के नफरत के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरह के नफरत के खिलाफ नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, जो सपा के मंचों से बोली जा रही है आजकल। तो जहां मैं इस चुनाव में जो देख पा रहा हूं, उपचुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश के, बिहार में भी चारों की चारों सीटें जीत गई है सत्तारूढ़ गठबंधन। इस उपचुनाव में जो मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, अगर वोट प्रतिशत की बात कर दें तो ऐसा लगा है कि सपा जब अकेले चुनाव लड़ गई है और इनके मंचों से नफरती भाषण दिए गए हैं, तो दलित समाज भी बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी की तरफ गया है। जो आंकड़े हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। मैंने कुछ दिनों पहले यह अनुमान बताया था कि संभव है कि मुस्लिम समाज भी बीजेपी की तरफ जाने की सोचने लगे। आजम खान जी जेल में है, उनका पूरा परिवार जेल में है। इस समय समाजवादी पार्टी में कौन है ऐसा चेहरा जिसको आगे करके राजनीति की जा सकती है? तो इस उपचुनाव ने यह साबित कर दिया कि अगर नफरत को नफरत से खारिज करने की कोशिश करेंगे तो आप तो पहले ही गिर जाएंगे, क्योंकि वहां तो तब भी सबको लेकर चलना है। यहां तो एक परिवार, एक जाति, एक पार्टी, और जो पीडीए का नारा लग रहा है उसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पी की बात अगर करें, यानी पिछड़े, कि पूरी की पूरी कोई जात पिछड़े में नहीं आती। किसी भी जाति में जो क्रीमी लेयर में आने वाले लोग हैं वो जनरल में आते हैं। ऐसे ही अल्पसंख्यकों की बात करें तो अल्पसंख्यकों में भी जनरल हैं, जबकि रिजर्वेशन के नाम पर वहां राजनीति की जाती है, सिर्फ रिजर्वेशन। तो राजनीतिक भाषण रिजर्वेशन के नाम पर, उससे लगेगा सवर्ण दुश्मन है। अरे भाई, सवर्ण ही रिजर्वेशन के लिए कैसे परेशान रहेंगे? जो पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर में आने वाले लोग हैं वे भी तो छंटते हैं, वे भी तो जनरल हैं। यादव जाति में भी तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो क्रीमी लेयर में हैं। स्वयं अखिलेश यादव जी पिछड़े वर्ग में नहीं है, नहीं है पिछड़े वर्ग में, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। तो पीडीए के नारे पर जो लोग जातियां गिन गिन के पी और डी और ये बताते हैं, वे जरा जमीनी सच्चाई देखें। इसके अलावा डी का कोई भरोसा नहीं जीता आपने। डी का कोई नेता बता दीजिए समाजवादी पार्टी में। और मैंने कहा था कि भाई हाल का इतिहास अगर खोल दिया जाए, खासकर उत्तर प्रदेश का, तो सबसे ज्यादा राजनीतिक टकराव और सामाजिक टकराव जो आपराधिक वारदातों के रूप में घटती रही हैं, वह किन दो पार्टियों के समर्थकों के बीच है। उस पर जल्दी से चद्दर डाल करके पीडीए का नारा लेकर के आ जाना और सोचना कि सारे डी लोग वोट दे देंगे, तो यह ठीक नहीं था। वो डी लोग ना इस बाबा साहब के संविधान के नाम पर वोट दे रहे थे, और जब उनको लग गया कि हमारे वोट से ताकतवर बनकर के घमंड में चूर हो जाएंगे, तो फिर वो सतर्क हो गए। अभी मैं आजमगढ़ गया था, मैं देख कर आ रहा हूं माहौल, लोग बदल गए हैं, और इसी बदलाव का परिणाम इस उपचुनाव में देखने को मिला है। अभी भी वक्त है। राहुल गांधी को भी मेरा सुझाव है और सवाल भी है कि आप किनके साथ खड़े हो जा रहे हैं। अगर आपकी अपनी कोई मानसिकता नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई लकीर नहीं है, तो फिर चुनाव में क्यों आते हैं आप? विपक्ष में जो जोश आया था वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आया था।
आपको उस पर आगे बढ़ना चाहिए था और छोटे छोटे तमाम नए नए नेताओं को लेकर अपने साथ जोड़ करके चलना चाहिए था, जो बहुत दमखम से संविधान बचाने वाले किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, सरकार द्वारा कहीं भी अन्याय किए जाने पर फौरन दौड़ कर जाते हैं। उन लोगों को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए थी। हाँ, महाराष्ट्र के बजाय झारखंड में एक चमत्कार हुआ है कि वहां हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को जनता ने बहुत अच्छा मैंडेट दिया है। वहां कांग्रेस को भी 17 सीटें मिली हैं। यानी कांग्रेस और जेएमएम ये दो ही चाहे तो मिलकर वहां सरकार बना देंगे, बड़े आराम से बना लेंगे। आरजेडी को वहां 4 सीट मिली है, वो भी उनके साथ हैं। लेकिन सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए 42 सीटों का, वो वहां उनको मिल रहा है, बड़े आराम से मिल रहा है। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगा कि गोदी मीडिया की तरह ही बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो रात दिन हर जगह हर मुद्दा केवल बायस्ड होकर दिखा रहे हैं, न्यूट्रल नहीं दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि एक के बाद एक चुनाव जब विपक्ष हार जा रहा है तो फिर नया मुद्दा लपक ले रहे हैं। व्यूज बढ़ाने के लिए वही काम कर रहे हैं जो टीआरपी बढ़ाने के लिए टेलीविजन चैनल किया करते थे। इससे बचना है। मैं इन पर भी चर्चा एक दिन करूंगा, जिससे कि हम सब संविधान को मजबूत करने और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तमाम तथ्यों, सूचनाओं, विचारों और घटनाओं से अवगत हो सकें, सच्चाई को समझ सकें और एक साथ मिलकर के नए नेतृत्व का निर्माण कर सकें। जो जरूरी नहीं है कि पीडीए हो और ए को डबल कर दीजिएगा, क्योंकि अगड़ों को भी भारत में रहना है। तो हो सकता है कि वह डीपीए हो सकता है कि एडीएपी हो सकता है कि डीएपीए हो। ऐसा कोई नेतृत्व तैयार किया जाए जिसकी कमान उस व्यक्ति के हाथ में हो जो जनता के मुद्दों पर सड़कों पर उतरना जानता हो, बिना जाति धर्म के भेदभाव के सबके साथ खड़ा होना जानता हो। यह वक्त आएगा और बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि लोकतंत्र में केवल एक पार्टी की सरकार हमेशा नहीं चलती। दोस्तों, संविधान पर सरल भाषा में लिखी मेरी पुस्तक मंगाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।